नाज़रीन, मैं हूं वाहिद नसीम। खैर मकदम करता हूं आपका फोर्थ व्यू में। एक तवील मुद्दत से आपसे जुदा हूं। थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मूड भी सही नहीं था। कोशिश कर रहा था कि आपके लिए तमाम वो मंथन करके लेके आऊं जिससे आप पूरे दुनिया के हालात को फ़िलहाल समझ सको कि क्या चल रहा है। तमाम दुनिया के जितने भी न्यूज़ इदारे हैं उनसे आपको यकीनी तौर पर तमाम खबरें तो मिल रही होंगी, मगर हम खबरों के पशे पर्दा क्या है उस पर बात करेंगे। जहां आज के जो मौजूदा हालात है उसको आप समझ रहे होंगे कि कितने तनाव भरे हो रहे हैं। इसको हम लेके चलते हैं। अगर तुर्की फ्रांस के बीच की बयानबाजियाँ, दूसरी तरफ नागोर्नो कराबाख में जो वार चल रहा है आर्मीनिया और अज़रबैजान के साथ, और यहाँ दोस्तों सिर्फ यही तक बात ख़त्म हो जाए तो कोई और बात थी। यहाँ पर बहुत सारी खबरें आपको मिल रही होंगी जो मीडिया के लोग आपको बता रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है और बस अब अमेरिका आर्मीनिया के साथ आ जाएगा, रशिया जो है वो तुर्की को फना कर देगा। वो तमाम बला 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 करके आपको खबरें आपको पढ़ने को मिल रही होगी। अब हम मौजू पर आते हैं। मौजू उस बात पर आते हैं जो असल कहानी इस वक्त चल रही है। आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने जब आपसे कहा था कि एक वक्त ये भी आएगा कि रजब तैयब अर्दोगान को इस्टेब्लिश करने के लिए पुतिन नया कुछ गेम करेगा। मैं आज भी ये बात मानता हूँ कि ये पूरा गेम पुतिन ने जो है इसको इस्टेब्लिश किया है और ये ज़रूरत समझी है नागोर्नो कराबाख में जो लीगली एक तरह से, क्योंकि यूएन मान्यता नहीं देता है और कोई देश में मान्यता नहीं देता है, तो ये लीगली चूँकि साबित हो जाएगा कि तुर्की एक लीगल एक्शन ले रहा है। यहाँ एक बात आपको ये भी समझनी होगी दोस्तों कि बड़ी तेज़ी से दुनिया के घटनाक्रम बदल रहे हैं। यहाँ शुरुआत नागोर्नो कराबाख से हुई है क्योंकि ये एक जो इलाका है, यानी कि जो अज़रबैजान का इलाका है, अगर इसको अज़रबैजान तुर्की की मदद से हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है कि ये एक लीगल एक्शन है और लीगल एक्शन में वो अपना विस्तार अज़रबैजान कर लेता है, तुर्की उसमें मदद कर रहा है। ये बात आप तक पहुंच रही होगी कि तुर्की के है जो ड्रोन है उन्होंने दुनिया में बेहतरीन परफॉर्म किया है, उसको काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं। ये सब आप अलग अलग इदारे से सारी कहानियां पढ़ते रहते हैं। अमूमन मेरे साथ जुड़ने का आपका मकसद होता है कि इस तमाम खेल की संरचना और आगे आने वाले वक्त में उसके जो इम्कानात हैं उन पर हम गुफ्तगू करें, तो मैं उन्हीं पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये बातें तो आप अलग अलग एंगल से पढ़ते रहिएगा। एक बात समझिए दोस्तों कि आर्मीनिया को लेकर अगर हम देखते हैं कि आर्मीनिया में जो है वो ईरान का सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है और आखिर जबकि शिया मसलक से ताल्लुक़ अज़रबैजान का है, मगर आर्मीनिया के साथ जो है वो ईरान का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों पाया जाता है। मैं एक बात आपको बताने लगा हूँ, उसे समझिएगा। अभी नागोर्नो कराबाख में हमला करके जो आज़री सेना है उसने आर्मीनिया के कई सिपाहियों को पकड़ा है, फौजियों को पकड़ा है। इसमें से एक यंग लड़का भी उन्होंने गिरफ्तार किया है जिसने कबूल किया है। उसके कबूलनामा क्या है दोस्तों? उसका कबूलनामा है कि यहाँ नागोर्नो कराबाख से लगती हुई आर्मीनिया की सीमाओं में 1500 से ज़्यादा कुर्द वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ना आर्मीनिया के लोगों की वो भाषा समझते हैं, ना आर्मीनिया के लोग उनकी भाषा समझते हैं, कुछ अलग भाषा में बात करते हैं और यहाँ ट्रेनिंग चल रही है कुर्दों की। इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। यानी जो हमला हुआ है, अभी इस हमला होने से पहले कुर्दों की ट्रेनिंग आर्मीनिया में चल रही थी। कुर्द कौन हैं ये आप जानते हैं। सद्दाम के को लेकर जिस तरह से अमेरिका ने और ईरान ने उठाया था कुर्दों पर हमला, कुर्दों के ऊपर जो है जिस तरह की तेज़ाब या केमिकल की वार की बात की गई थी, तो आप देखिए इसमें कोई शक नहीं है ये सुन्नी मसलक है। कुर्द जो है वो सुन्नी मसलक के लोग हैं। कुर्द ही में से था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर हम इसमें मसलक की बात नहीं आते, मगर एक चीज़ आप समझिएगा कि एक लंबे समय से ईरान का कुर्दों को समर्थन रहा है।
वो अभी जो इस वक्त तुर्की के साथ टेंशन चल रही है इसको लेके भी, और कुर्दों का इलाका जो सीरिया और तुर्की के बीच में जिसको कुर्द अपना इलाका मानते हैं या अपना दावा करते हैं, उसको हासिल करने के लिए एक लंबी लड़ाई और अपना अलग स्टेट हासिल करने के लिए भी कुर्दों की एक लंबी लड़ाई चल रही है, जिसमें सबको पता है कि प्रॉक्सी ईरान जो है वो सपोर्ट करता है, हथियार देता है, वेपन देता है, फंडिंग करता है। अमेरिका भी अलबत्ता कुर्दों को ही अमेरिका के खिलाफ नहीं है, और अमेरिकी फ़ौजियों के साथ मिलकर भी इराक में आपने देखा होगा कि कुर्दों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो बेसिकली आर्मीनिया में अगर कुर्द ट्रेनिंग कर रहे थे तो इसका अर्थ ये होता है कि अज़रबैजान या जो तुर्की की सीमाएं लगती हैं, जो तुर्की की सीमाएं लगती हैं आर्मीनिया से, और वहाँ कुर्दों की जो ट्रेनिंग हो रही थी, इसका मतलब कुर्द धीरे धीरे इस एंगल से भी बढ़ते जाते, तो एक हमला जो है वो इस एंगल से महाज खुलने की संभावनाएं हो रही थी। ये वजह है कि आर्मीनिया को कुर्द सपोर्ट करते हुए मतलब न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा है, मगर कुर्दों की वहाँ ट्रेनिंग जो बाकायदा एक आर्मीनिया के फौजी ने इसको जो है वो कबूल किया है, उसके कबूलनामे में अगर ये बात वाज़ेह हो गई है कि कुर्दों की वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, तो साफ बात है कि वो अज़रबैजान के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि वो तुर्की पर हमले के लिए ही वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी। यही वजह आप समझिएगा कि शिया मसलक का होने के बावजूद भी अज़रबैजान, हालांकि वो तुर्क कौमी है, तुर्क इसमें मैं शिया सुन्नी में ज़्यादा नहीं जाता, मगर यहाँ इतना ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि इसको जियोपॉलिटिक्स में ही आप समझ लीजिएगा कि अज़रबैजान को समर्थन करना और नागोर्नो काराबाख में हमला करने का इतना ज़्यादा सपोर्ट तुर्की द्वारा कर देना, इसका मतलब साफ है कि उसके पास इनपुट होगा कि आर्मीनिया की सरहदों में कुर्दों द्वारा तैयारी की जा रही है, तो कुर्द और आर्मीनियन मिलके अज़रबैजान के बहाने तुर्की की सीमाओं को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तुर्की की डायरेक्ट सीमाएं जो है वो आर्मीनिया से लगती हैं। यहाँ आप जो सीरिया में कुर्दों का और तुर्कों का आपसी झगड़ा चल रहा है, तो तुर्की सेना उनके साथ मतलब हमले भी कर रही है और अपनी सीमाओं का बचाव भी कर रही है, जिस पर रशिया, ईरान और तुर्की के बीच सहमति भी हुई है कि वो अपने जो सीरिया में जिन चौकियों पर 9 चौकियों पर तकरीबन जो है अपनी निगरानी करेगा, सीरिया के अंदर निगरानी करेगा। इस संधि पर भी सहमति हो चुकी है तुर्की के और ईरान के और सीरिया के और रशिया के बीच में। तो साफ बात है कि तुर्की में अगर कोई ख़तरा लाहक था तो वो एक किसी बड़ी प्लानिंग और बड़ी नेटवर्क का हिस्सा यहाँ चल रहा था, जिसको धराशायी किया गया है और नागोर्नो काराबाख पर तुर्की ने एक तरह से कब्ज़ा करवा दिया है अज़रबैजान का। और यहाँ रशिया का बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहना कि इस मामले में हम अगर आर्मीनिया की सीमा में अज़रबैजान या कोई और दूसरा घुसेगा तो हमारी जो टीटी है वो 4 देशों की या 6 देशों की, उसको हम तब लागू करेंगे जब आर्मीनिया की सरहदों में आएगा। यानी अज़रबैजान का नागोर्नो काराबाख में अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है तो ये एक ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, तो सवाल ही नहीं होता कि यहाँ पर रशिया जो है वो अज़रबैजान या तुर्की के खिलाफ आएगा। इससे बड़ी बात आप समझ लीजिएगा कि तुर्की ने जिक्र किया है कि जो यही इसी खित्ते में थोड़ा आगे चलने के बाद एक हिस्सा आ जाता, मैं मैप होता तो आपको उस पर समझा देता। मैप आप खुद ही देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा कि आइंदा मैप पर भी आपको समझाया करूं। बेसिकली जो आप देखेंगे कि यहाँ क्रीमिया का हिस्सा भी टच करता है। जो क्रीमिया का हिस्सा टच करता है इस आर्मीनिया अज़रबैजान वाले हिस्से को, यहाँ ये कह दिया है तुर्की ने कि क्रीमिया दरअसल ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, मेरा हिस्सा था। तो इस पर आग बगूला होने के बजाय, इस आग को और ज़्यादा भड़काने के बजाय पुतिन ने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, मैं अर्दोगान की तारीफ़ करते हुए कहा कि कमिटेड है, संजीदा है, और हमने जो भी बातें कही हैं तस्लीम की है आज तक अर्दोगान ने, तो उस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये है कि अगर क्रीमिया का कोई मामला है तो मिल बैठकर बात करेंगे। ये एक तरह से छूट दी गई है, एक तरह से एक और नए मुद्दे को उठा दिया है, क्योंकि क्रीमिया को लेकर ही नाटो, अमेरिका
यूक्रेन को जो जिस बार को कह रहा है कि ये क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का हिस्सा है, जबकि वो फौजी की मुदाखलत के बाद रशिया में शामिल कर लिया गया है रूस के द्वारा, उस पर अब क्लेम जो है वो करना चाहता है तुर्की, क्योंकि इस तुर्की को जब क्रीमिया अपना बता देगा तो इस पर अगर कोई आगे मुस्तकबिल में शायद आपको देखने को मिले कि दोनों के बीच में हल्की फुल्की टशन के साथ साथ जो है आर्मी क्रीमिया को तुर्की के हिस्से में अगर माना जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि नाटो, अमेरिका और जितने भी पश्चिमी देश हैं जो बेलारूस और इस तमाम इलाके से, यूक्रेन से और पोलैंड से जो रशिया के ऊपर दबाव बनाने की बातें चल रही है, उसको घेरने की बातें चल रही हैं, यहाँ से ये पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा और इनको बात करनी पड़ेगी फिर रशिया के बजाय तुर्की के साथ में। तो ये नाटो का हिस्सा तुर्की है, तुर्की से ही नाटो को बात करनी पड़ेगी पश्चिमी जगत को लिए यूक्रेन के मामले को लेके। तो यूक्रेन का फोकस जो रशिया वर्सेस यूक्रेन बनाकर पश्चिमी जगत टोटल यूक्रेन के साथ खड़ा है, अब इस पूरे पश्चिमी जगत को एक तरह से गोद लिया जाएगा तुर्की के द्वारा। मैं समझता हूँ कि पुतिन और रजब तैयब एर्दोगान का एक फिक्स मैच है और जिसमें पूरा फोकस डाइवर्ट किया जाएगा रशिया के बजाय तुर्की की तरफ। अगर एक बात आप समझ लीजिएगा कि जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हर तमाम हिस्से में रजब तैयब एर्दोगान जो है वो हिस्सा ले रहा है, वो ये भी है कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति को लताड़ा है और ये कहा है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसको इलाज की ज़रूरत है, इस पर इतनी बात बढ़ गई है कि फ्रांस ने अपने सफ़ीर को, अपने राजदूत को तुर्की से वापस बुला लिया है। अलबत्ता जो कत्लेआम को लेकर जिस तरह से जिसने टीचर का कत्ल किया था, उसको बेसिकली मरने उपरांत उस टीचर को एक बड़ा सम्मान दिया गया है फ्रांस द्वारा, ये कि एक बड़ा अच्छा काम किया है इसने, और ये इसको सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है उसको दिया गया है मरणोपरांत, जिस टीचर का गला काटा गया था। अलबत्ता ना हम हिंसा की यहाँ कोई समर्थन कर रहे हैं, मगर एक सवाल हम पूछते हैं कि अगर जिस तरीके से फ्रांस के तमाम जो हालात हैं वो मुझे लगता है कि वो एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं। ये फिर से एक तरह से क्रिश्चियन सेंटिमेंट को उठाने की बात है और मुस्लिम फोबिया, इस्लामिक फोबिया जो है वो इस वक्त फ्रांस में काफ़ी बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या है मैं एक दिन मंथन करके आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहे जाने वाली बातें आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ये लोग जो हैं फ्रांस में करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, हम रोक नहीं सकते, ना चार्ली एब्डो को रोक सकते हैं, ना किसी टीचर को रोक सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इनकी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब ये मदरसे में जाते हैं, जो भी कॉलेजेस में मुस्लिम बच्चे जाते हैं, वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उनको उनके कपड़े बदलवा देते हैं, उनको स्कर्ट पहनने पर मजबूर किया जाता है, उसमें जो है कपड़े निकाल कर चलने पर मजबूर किया जाता है, घूंघट नहीं करने पे, अबाया नहीं पहनने को मजबूर किया जाता है। तमाम तरह के जो एक इंसान का अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, ये उनकी निजी भी तो है। उसको तो अगर कोई मुस्लिम अपने मजहब के हिसाब से या अपने तरीके से कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन का जो भी फंडा अपनाना चाहता है, उसको ये लोग जो है बड़े तनकीद करते हैं, सरकारी धमकियां दी जाती है, लोग तनकीद करते हैं। कुल मिलाकर उनको रोकने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ कानून बनाने की बात की जाती है, और जब इस्लाम के खिलाफ ही वो कोई इस तरह की कोई बात आती है तो उस बात को जो है फ्रांस द्वारा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दे दिया जाता है। तो ये एक तरफा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो बेसिकली इसको फ्रीडम स्पीच नहीं कहती है, उनका इसका मतलब ये होता है कि जो एक ख़ास पक्ष के लोग हैं वो जो चाहे करें, दूसरे पक्ष के लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको फ्रीडम स्पीच मुझे नहीं लगता कि कहा जाता है। अलबत्ता इस पर एर्दोगान ने सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया है। एर्दोगान के यहाँ से तुर्की से मंगा लिया है वापस अपने राजदूत को फ्रांस ने। ये तनाव बढ़ते हुए इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि फ्रांस पूरी ताकत के साथ लीबिया में हफ्तर को सपोर्ट करना चाह रहा था, और कोशिश थी कई देशों की, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, कि किसी तरीके से हफ्तर को काबिज किया जाए लीबिया पे। यहाँ रशिया भी एक तरह से इनके साथ दिखने की बात चल रही थी, मैं मानता तो नहीं कि साथ है कि नहीं है, मगर रशिया भी उस हिस्से में हफ्तर को ही सपोर्ट कर रहा था, और तुर्की ने मुदाखलत की, अपने फौजी डिप्लॉय किए, अपने सामान भेजा, और हफ्तर के और सरकार के बीच में एक समझौता करा के मामले में एक तरह से पहली जो फतह है वो हासिल कर ली है। यानी तुर्की ने जो चाहा वो हुआ लीबिया में, और आगे जो चाह रहा है वैसा ही करेगा। ग्रीक
और तब जो फ्रांस की जॉइंटली धमकी थ्रेट देने के बावजूद तुर्की अपनी जो ऑयल फील्ड में जो उसकी ड्रिलिंग है, जो खोज है वो जारी है, उसको उसने रोका नहीं है। एक तरफ ये बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अज़रबैजान में मुदाखलत बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो पूरा फोकस पूरी तरह से रशिया के पास था, वो रशिया के खिलाफ फोकस था पश्चिम का, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है तुर्की की तरफ। तुर्की के साथ कुछ जो यूरोपियन देश है वो खड़े हैं, कुछ उसके खिलाफ खड़े हैं। तो ये हिस्सों में आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, जो लकीरें खींचती हुई दिखाई देंगी। आपको याद होगा कि सीरिया वॉर से पहले जिस तरीके से रशिया पूरी तरह से घिर चुका था और एक तरह से हमला किया जाने वाला था, रशिया पे एक मोमेंट आया था, उसी टाइम रशिया ने अपनी फ़ौजों को निकाल के सीरिया में मदद के लिए भेजा। यहाँ पर एक तरह से पूरी जो जीत है वो हासिल कर ली। यहाँ अभी एक खेल जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ आतंकवादियों के नाम पर आतंकवाद, टेररिज्म, टेररिस्टों की सप्लाई या डिप्लॉयमेंट, जिस तरीके से तमाम दुनिया में अलग अलग भाषाओं में इल्ज़ाम उठने शुरू हुए हैं, ये भी एक अजीबोगरीब खेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बेसिकली सीरिया से निकालकर जो टेररिस्ट ग्रुप था उसको भेज दिया गया है नागोर्नो काराबाख, ऐसा इल्ज़ाम जो है वेस्टर्न भी लगा रहा है और अरब ममालिक भी उस तरह की बात कर रहे हैं, आर्मीनिया भी उसी तरह की बात कर रहा है, पाकिस्तान भी इसी तरह के ट्रुप भी वहाँ भेज रहा है और फौज भी भेज रहा है, ये भी इल्ज़ाम लग रहा है। दूसरी तरफ आपको मैंने जानकारी दी है कि आर्मीनिया की सरहदों में कुर्दों की तैयारी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फौजी तैयारियां, इसका मतलब तुर्क जो देश है उनके खिलाफ तुर्कों की घेराबंदी, कुर्दों की घेराबंदी जो है वो हो रही थी, जिसकी सपोर्ट करता है ईरान, जिसकी सपोर्ट करता है अमेरिका। यहाँ एक अजीब सा खेल आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल जो है, जो अज़रबैजान में तुर्की के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है फ़िलहाल, वही ये पूरी, क्योंकि वेस्टर्न एक माना जाता है, वेस्टर्न थॉट को लीड जो है वो इजराइल करता है, मगर यहाँ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। ईरान का पूरा इंटरेस्ट जो है, ईरान का पूरा जो इंटरेस्ट है वो यकीनी तौर पर इस बात पर मुकम्मल है कि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, कुर्द हो या फिर यमन का मामला हो, यहाँ पर ईरान की तरफ से लगातार सपोर्ट दी जा रही है। यानी वो खेमा जो है, जो पसंद नहीं करता है तुर्की को, सऊदी अरब को, ये एक अलग बात है कि तुर्की के साथ हाथ मिला रहे हैं, मगर जिन फोर्सेस को तैयार किया जा रहा है, अब वो फोर्सेस तुर्की के खिलाफ ही लड़ाई कर रही हैं, तुर्की से अपना हक मांगने की बात कर रही हैं, जिन्हें ईरान का भारी समर्थन है। ये अलग बात है कि इसके दूसरे वाले खेमे को जब तुर्की साथ में था सऊदी अरब के, तो ये माना जाता है कि तुर्की ने भी टेररिस्ट जो अमले थे उनको सपोर्ट किया था, ISIS को भी सपोर्ट किया था। और एक तरफ से ईरान समर्थित हैं, दूसरी तरफ जो है सऊदी और तुर्की समर्थित थे, जिसे तुर्की अभी जो तुर्की के समर्थन में है वो कम रह गए हैं। कुछ जो सऊदी समर्थित थे वो भी अलग होकर शायद कुछ दिनों के बाद इजराइल के साथ, और दूसरा जो एक तीसरा मोर्चा यहाँ खड़ा हो रहा है उसके साथ आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, ये गेम अभी उलझने जा रहा है। जो वॉर्स साउथ चाइना सी और आसपास अब से 1 महीना पहले हो जानी थी प्लान के मुताबिक, वो डिले होते हुए नज़र आ रही है। गेम को राउट कर दिया गया है। ये गेम अभी मेडिटेरियन सी में और नागोर्नो काराबाख के बहाने तुर्की के साथ जो अभी कुछ बातें खुलकर सामने आएंगी, गेम मेरे ख्याल से पूरा बदलने वाला है। यहाँ बहुत सारे दोनों तरफ से कुछ चालें चली जाएंगी, आपको बताने के लिए बहुत कुछ अधूरा रह गया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि एपिसोड काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इससे लंबा ना खींचा जाए। मैं इसी तमाम मामलात को लेकर ज़रूर इसकी कंटिन्यूशन में एक एपिसोड और आपको बना के देने की कोशिश करूंगा, जिसमें ये अभी क्योंकि यमन में क्या होने वाला है, यहाँ अभी सीरिया किस तरह के रंग और रूप बदलेगा, ईरान किस तरह से अपने गेम को प्लान करेगा, तुर्की क्या चाहता है और रशिया
कहाँ तक साथ देगा और कहाँ जाकर साथ छोड़ देगा, अमेरिका यहाँ पर इस खेल में शामिल होगा या नहीं होगा, इन तमाम मुद्दों पर एक और अगला एपिसोड में ज़रूर कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। फ़िलहाल चूँकि ये वॉइस डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं आउटडोर शूटिंग कर रहा हूँ, तो तमाम ऑडियो को आप बर्दाश्त कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।